हेलो थ्रियन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। फटाक से लाइक से सब्सक्राइब कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दबा देना, वीडियो पे कमेंट कर देना। काफी सारे कमेंट आए थे कि ये नोवेल तुम अगर एक्सप्लेन ही करना चाहते हो ब्रो तो इधर से करो, उधर से करो, ऐसा करो, वैसे करो। देखो वो तो ठीक है, तुम लोग जो कह रहे हो मेरे को समझ में आता है कि इधर से नोवेल मैं एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लौंडे हैं जिनको नहीं पता है कि नोवेल की स्टार्टिंग कैसे हुई और क्या हुआ। अब मुझे ही नहीं पता है, मैंने अभी इसके एपिसोड देखे हैं। साथ ही नोवेल की जो स्टोरी है वो थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन हाँ हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, हम रैपिडली यहाँ से वहां तक एक्सप्लेन कर सकते हैं जहां तक ये चैप्टर्स हैं। 78 चैप्टर जो आ चुके हैं या 76 चैप्टर, वहां तक के लिए हम जल्दी से एक्सप्लेन करके वहां तक पहुंच लेंगे, कवर करेंगे, ताकि सबको भी स्टोरी समझ में आए। जो लोग कहते हैं नोवेल बहुत बोरिंग है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जब स्टार्टिंग के 10 चैप्टर मैंने रीड किए थे। तुम लोग इसके 10 एपिसोड देखो, इसके बाद तुम लोग को अपने आप ये नोवेल समझ में आ जाएगी। तीसरी चीज मैं तुम लोग को इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। ये नोवेल परफेक्ट वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इसमें 3 चीजें तो सबसे ज्यादा, पहला मिस्ट्री, तीसरा एक्शन, दूसरा थोड़ा सा सीक्रेट है, तो तुम लोग को नोवेल में पता चलेगा। हर चीज नहीं बताई जाती। तो ठीक है, आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। पिछला एपिसोड ज्यादा तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा था एक स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस में होता है, उसमें कुछ स्पेस स्टेशन के लोग होते हैं जो देखते हैं कि एक कॉफिन 9 ड्रैगन के साथ खींचते हुए आ रहा था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे आता है, जहाँ पे हमें एक लड़का दिखाई दिया था ए फैन, एक लड़की दिखाई दी थी लिंजिया, और एक लड़का जो इससे चिढ़ता है उसका नाम था लिu युनजी। ये सब मीटिंग में बैठे हुए होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तभी बाकी सभी के लोग जो होते हैं वो ये फैन का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाया था, है ना। तो इसकी हालत भी कुछ ज्यादा खास अच्छी है नहीं। बट आओ देखते हैं अब इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जस्ट वहीं से। हम थोड़ा स्पीड से मारने वाले हैं, अब तुम लोग को मजा भी आएगा। तो यहाँ पे काफी रात हो चुकी होती है और सड़क के दोनों किनारों पर नियॉन लाइट चमकने लगती है। साथ ही काफी बड़ी बड़ी इमारतें भी होती हैं यहाँ सिटी के अंदर। लेकिन अगर कोई स्पेस से देखे तो ये सब कुछ बिल्कुल जीरो था। लेकिन आज की जो रात होती है वो काफी अब नॉर्मल होती है। साथ ही साथ स्पेस के अंदर जो 9 ड्रैगन डेड बॉडीज यानी कि उस कॉफिन को लेकर जा रहे होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है ब्लैक स्केल से ढकी हुई होती है। और ऑब्वियसली ड्रैगन एक लेजेंडरी ओरिजिन थे जिन्हें इस वर्ल्ड में कभी भी अपीयर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लगता था कि अब टाइम को कुछ और ही मंजूर था। दूसरा यहाँ पे सीन वापस से फैन पे आता है, जहाँ पे सभी लोग उससे पूछते हैं कि 3 साल से तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही। जो देखकर फैन कहता है कुछ खास नहीं, मैं काफी नॉर्मल और साधारण लाइफ बिता रहा हूँ और पिछले 3 सालों में कुछ भी खास नहीं हुआ। जो सब लिu युनजी जो की मेज पर बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ वाइन पी रहा होता है और सभी को बधाई दे रहा होता है। साथ ही जिन लोगों ने ये फैन को पनिशमेंट देने की बात की थी वो भी यहाँ पे वाइन के मजे ले रहे होते हैं। जिसके बाद लिंजिया और वांग जीबेन एक के बाद एक आते हैं और हर कोई ये फैन के साथ अकेले में वाइन पी रहा होता है। जिसके बाद ज्यादातर लोग नशे में धुत हो चुके होते हैं और ओल्ड टाइम के सीन्स को याद करने लगते हैं। साथ यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि शायद वो स्कूल टाइम पे या यूनिवर्सिटी के टाइम पे एक दूसरे पे क्रश रखते थे और नशे में वो अपने दिल की बातों को दिल खोल कर बोल रहे होते हैं। दोस्त अब एक लड़की वो तो अपना कंट्रोल खोकर रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। सभी उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। दोस्त अब अपने अपने रीजन्स के साथ ये सभी बेचमेट्स ग्रेजुएट होने के बाद कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। हालांकि उन्होंने कैंपस के रोमांस को पूरी तरीके से भूलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनमें से किसी को भी अंत में कोई परिणाम नहीं मिला। ग्रेजुएट होने का सीधा सा मतलब था यानी कि ब्रेकअप होना, जो कि काफी सारे लोगों के लिए तो एकदम कर्ज जैसा था। दोस्तों पे एक लड़का यहाँ पे माइक्रोफोन का यूज करके बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज वास्तव में काफी कड़वी होती है। ये कहा जा सकता था कि उसकी आवाज ऐसी थी जैसे भूत चिल्ला रहे हों और कुत्ते भौंक रहे हों। वाह राइटर वाह, क्या तारीफ की है। लेकिन यहाँ पे इसकी आवाज को सुनकर सभी लोग हंसने लगे होते हैं। जिसके बाद बहुत देर हो चुकी होती है और सभी ब्राइट मून ओवर द सिटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगले दिन भी एक कार्यक्रम था। इसलिए दूर दूर से सभी लोगों ने अपने अपने लिए एक होटल बुक करके रखा हुआ होता है। साथ ही जिन लोगों के पास भी कारें थी वो उन्हें उन होटल तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार थे। तभी लिu युनजी तुरंत ही कहता है लिंजिया क्या मैं तुम्हें होटल की तरफ ड्रॉप कर दूं, और वो अपनी टोयोटा कार को निकालते हुए लिंजिया के बगल में आ जाता है। कुछ छात्र ऐसे भी होते जो टैक्सी लेना चाहते थे, लेकिन उनके बगल में गाड़ियों में जो सीटें थी क्योंकि बहुत लिमिटेड थी, लेकिन फिर भी वो लिu युनजी को कार के लिए कहने में एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं। तभी इस टाइम पे एक मर्सिडीज बेंज सड़क के किनारे पर रुकती है और ये फैन कार से उतरता है और थकी हुई लड़की के पास जाते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं। ये वही लड़की थी जिसे देखकर ये फैन को काफी ज्यादा सिंपैथी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये जो लड़की थी हमेशा ही कॉलेज में थोड़ा सा शर्मीली और खुशमिजाज लड़की थी, जो हमेशा ही उसे चेयर किया करती थी और उसे मिनरल वाटर की बोतलें दिया करती थी। हालांकि उसकी लाइफ अब उसके हिसाब से नहीं चल रही थी और वो काफी उदास लग रही थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। शायद पूरी रात में वो कभी ही बोली हो। हालांकि जब वो अचानक ये फैन को सड़क के किनारे रुकते और उसे कार में बैठने के लिए कहता हुआ देखकर काफी ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करती है, क्योंकि पूरी रात उस पर किसी
इस टाइम पे आसपास कुछ डिसाइबल होते हैं जिन्हें दूर से घूरने की आदत थी। दूसरी तरफ लिu युनजी ने ए फैन को गाड़ी चलाते हुए देखा होता है। इसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। यहाँ तक कि आसपास के सभी लोगों के चेहरे के भी इंप्रेशन काफी अलग अलग होते हैं। कुछ हैरान होते हैं, कुछ ज्यादा हैरान होते हैं और कुछ के खोपड़ी ब्लैक हो चुकी होती है। इस टाइम पे युनजी की बॉडी से जलने की स्मेल महसूस की जा सकती थी, मानो जैसे बिना बताए उसे जोरदार थप्पड़ मारा गया हो। जिन कुछ छात्रों ने ए फैन के साथ ऊंचे तरीके से बात की थी और उसे ज्ञान दिया था, उन्हें भी काफी ज्यादा एम्बेरस महसूस हो रहा होता है। वो यहाँ पे कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। साथ ही कुछ लोग यहाँ काफी अजीब इंप्रेशन शो करते हैं। तभी यहाँ पे दो और लोग आते हैं जो कार का दरवाजा खोलकर तुरंत ही कार के अंदर बैठ जाते हैं और ये फैन के ये बैचमेट होते हैं जो उससे कुछ ज्यादा ही फैमिलियर थे। जिसके बाद ये जो मर्सिडीज बेंच होती है ये इन लोगों को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अभी भी सदमे से नहीं उबर पाए थे, जो सब लिu युनजी की तो पूरी बॉडी अकड़ चुकी होती है और भीड़ के अजीब निगाहों को देखते हुए उससे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी पीठ में चाकुए मारे जा रहे हों। जिसके बाद सीन वापस से स्पेस का दिखाई देता है जहाँ पे स्पेस स्टेशन पर जो कुछ स्पेस यात्री होते हैं उनकी नसें स्ट्रेसफुल होती है और बेहद घबराए हुए होते हैं। ये ड्रैगन लाशें और मजबूत जंजीरें आसमान में कॉपर कॉफिन को खींचते हुए उनके बिल्कुल नजदीक आ चुकी होती हैं। अर्थ से पहले से ही ऑर्डर आ चुका था कि अगर कुछ भी चेंज होता है तो इन 9 ड्रैगन और मिस्टीरियस कॉफिन को डिस्ट्रॉय कर दो, और कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसी कोई घटना घटे। आखिरकार ये जो ड्रैगन थे और कॉफिन था ये न जाने स्पेस के किस कोने से आए थे और ये अपने आप में बेहद कीमती थे। यहाँ पे स्पेस स्टेशन उन मिस्टीरियस पैटर्न को देख रहा होता है जो कॉफिन में बने हुए थे, लेकिन इन्हें समझना बेहद मुश्किल। ये अर्थ को सिग्नल भेजकर इन चीजों को सॉल्व करके समझना चाहते थे सुपर कंप्यूटर का यूज करके, और सुपर कंप्यूटर से समझ भी लेता है लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। साथ ही कॉफिन पे बने हुए जो ये एशियंट वर्ड होते हैं ये हरे कलर के जंग से ढके हुए थे और इन्हें क्लियरली देख पाना मुश्किल था। साथ ही ये एशियंट रूइंस और वर्ड उन्हें चीन के एशियंट मैथोलॉजी से रिलेटेड लग रहे होते हैं। साथ ही बड़ा सा जो कॉपर कॉफिन था उसमें जानवरों की अलग अलग नक्काशी होती है, ऐसे जानवर जो शायद कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके अकॉर्डिंग। साथ ही इन कॉफिन्स के अंदर गॉड्स के होने का संदेह होता है सभी को। जिसके बाद सीन वापस ए फैंग पे आता है जहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ ए फैंग खड़ा हुआ होता है और वहाँ पे एक फ्रेंड कहता है क्या तुम्हें अभी भी स्कूल बैंड की वो लंबी टाकों वाली सिस्टर याद है? वो काफी ब्यूटीफुल थी और काफी प्योर गाती थी। ऐसा कहा जाता है वो अब एक नाइट क्लब के अंदर शराब पीती है, जो सुनकर सभी लोग काफी उदास हो जाते क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद कई लोग अपने ड्रीम्स का इफेक्ट झेल रहे थे और उनकी लाइफ ने उन्हें सचमुच निराश किया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लिंजिया ए फैन के पास पहुंच जाती है। उसने एज़ोर व्हाइट कलर की सीफॉन ड्रेस पहनी हुई होती है। उसकी ड्रेस सिर्फ उसकी जांघों तक होती है जिससे वो काफी गोरी और अट्रैक्टिव लग रही होती है। साथ ही उसके बीच में उसने एक काले कलर का बेल्ट पहना था। साथ ही उसकी रेड फिनिक्स जैसी आंखें एक अजीब से अट्रैक्शन के साथ लिंजिया ऑब्वियसली काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। वो तुरंत ही कहती है कि जब तुम्हारे पास कार थी तो तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? जो देखकर ये फैन काफी प्योरली कहता है मुझे ये बताने का मौका ही नहीं मिला। जो देखकर लिंजिया तुरंत ही कहती तो क्या आज आप मुझे आपकी कार की सवारी करने के लिए कहना चाहेंगे? जो देखकर ये फैन काफी ज्यादा आराम से कहता है मुझे बहुत खुशी होगी मिस लिंजिया, मैं आपको सीरियसली इनवाइट करता हूँ। और ऐसा कहते हुए दोनों लोग हंसने लगते हैं। गोल्ड डिगर देख लो लॉन्डो, कल गाड़ी नहीं थी तो भाव तक नहीं दी, आज गाड़ी है, वही मर्सिडीज बेंज खुद चल के आ रही है। आम कमाओ पैसा कमाओ, मर्सिडीज बेंज खरीदो वरना कोई टोयोटा वाला उठा के ले जाएगा। जिसके बाद दोपहर का टाइम होने वाला था। जिसके बाद वो स्ट्रीट फूड के लिए एक रेस्टोरेंट में चले गए होते हैं। स्ट्रीट फूड के साथ साथ रेस्टोरेंट में चले गए होते हैं। यहाँ वांग जीवन ए फैंग को अपनी मेज पर बैठने के लिए इनवाइट करता है और ये फैन स्माइल करते हुए कुछ गिलास बाइन के पीता है। वो अभी भी कल के लोगों के साथ ही बैठा था जहाँ पे ये लोग तुरंत ही कहते हैं ये फैन कल हम नशे की हालत में थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम तुम्हें इतना कुछ कहेंगे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, चलो आओ हमारे साथ बाइन एंजॉय करो। यहाँ तक कि वो लड़का जिसकी फियांसे वैंग के हाई अथॉरिटी की भतीजी थी, वो जिसने ए फैंग को काफी ज्ञान दिया था, वो भी यहाँ पे अपना झुका हुआ चेहरा लेकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ तक कि जिस लड़की ने यह कहा था कि उसका जो पति है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पर प्रमोट हुआ है, वो भी ये फैन के साथ अपने बिहेवियर को एकदम बदल लेती है और काफी पोलाइट हो गई होती है। और कल के कंपैरिजन में आज ए फैंग की इमेज में काफी चहल पहल होती है। दूसरा लिu युनजी बहुत शांत था, हालांकि वो कल के लिए बहुत एम्बेरेस भी था, लेकिन आज वो एक ओल्ड वेल यानी पुराने कुएं की तरह लग रहा होता है, चेहरे पर कोई भी अब नॉर्मल इंप्रेशन नहीं होते। तभी वांग जीवन तुरंत ही कहता है दोस्तों तो मुझे कल फोन आया था और ये जोई का था। जोई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाला एक स्टूडेंट था और किसी भी डिसेबल के बीच या किसी भी क्लासमेट के बीच में ये कोई सीक्रेट नहीं था और सभी लोग ब्राउन मून सिटी के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अब घर लौटने की जल्दी में होते हैं। जो देखकर वो तुरंत ही कहता है ऑब्वियसली अब हमारे पास टाइम नहीं है,
काश ये टाइम थोड़ा और आगे बढ़ पाता। दूसरा ये फैन भी गाड़ी चलाकर अपने घर आ चुका होता है और हल्की सी ग्रीन टी पी रहा होता है और खिड़की के बाहर खड़े हुए पेड़ को देख रहा होता है और ओल्ड टाइम को सोच रहा होता है। साथ ही ये फैन तुरंत याद करता है ली जियाओ मैन। ये वो नाम था जो ये फैन की याददाश्त में पहले ही मिट चुका था। आखिरकार जब ली जियाओ मैन उसके साथ ग्रेजुएशन में पढ़ती थी तो ग्रेजुएट होने के बाद वो पहले से ही सी की दूसरी साइड चली गई थी और स्टार्टिंग के टाइम पे वो पहले ही काफी ज्यादा क्लोज थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके बीच ईमेल फोन कॉल धीरे धीरे कम होते गए और अब पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म हो गया। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि अब वो एक दूसरे को शायद भूल भी गए हैं। साथ ही उसे आज जोई से पता चला था कि ली जियाओ मैन घर लौटने वाला था। साथ ही यहाँ पे गैदरिंग को माउंट टाई के लिए एक दौरे के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। सारा खर्च बांग जीवन और जोई उठा रहे थे और 3 दिन बाद ए फैन एक बार फिर से माउंट टाई की तरफ चला जाता है जहाँ वो फैमिलियर फिगर को देखता है। 3 साल बीत चुके थे लेकिन ली जियाओ मैन अभी भी सुंदर था और उसमें कोई भी बदलाव नहीं था। सुंदर थी यहाँ तक कि उसकी जो लंबाई थी वो 170 सेंटीमीटर थी और उसने धूप वाला चश्मा पहन रखा होता है। लंबे ब्लैक हेयर और पतली और परफेक्ट फिगर के साथ वो नॉर्मल कपड़ों में भी काफी अच्छी लग रही थी। उसने एक स्कर्ट पहनी हुई होती है और शॉर्ट्स जिसपे काफी सारे कार्टून के प्रिंट होते हैं। और ली जियाओ मैन ऑब्वियसली बहुत सुंदर थी स्नो व्हाइट स्किन के साथ। वो बिल्कुल भी दिखावटी नहीं लग रही होती बल्कि वो काफी कॉन्फिडेंट लग रही होती है और आसपास के लड़कों में या सभी लोगों के बीच में वो फोकस पॉइंट बन चुकी होती है। साथ ही ली जियाओ मैन के बगल में एक लड़का भी होता है और उसके इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो अमेरिका में उसका बैचमेट है। साथ ही एशियाई चेहरों के कंपैरिजन में उसका जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा अलग और वेस्टर्न लग रहा होता है। साथ ही उसके घुंघराले गोल्डन हेयर होते हैं जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है नमस्ते मैं कैड हूँ। आखिरकार मैं माउंट टाई के लिए तरस रहा था और अब मैं इसे देख सकता हूँ। ये जो कैड नाम का लड़का होता है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था। साथ ही अदर 2 डिसाइबल या की स्टूडेंट या बैचमेट जो आउटर साइड अपनी स्टडी कंप्लीट करके लौटे हुए होते हैं वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। 3 साल बाद ये फैन ने ली जियाओ मैन को देखा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बदल गया। यहाँ तक कि दोनों शांत होते और एकदम पोलाइट तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। न कोई खुशी न कोई शांति और ज्यादा कुछ नहीं कहते जैसे कि उन्होंने एक दूसरे को टाल दिया हो, जिसके कारण दोनों के बीच जो चुप्पी होती है वो बढ़ गई होती है। यहाँ पे माउंटेन ताई काफी ज्यादा आइकॉनिक होता है जैसे वर्ल्ड का नंबर 1 माउंटेन माना जाता है। साथ ही माउंट ताई काफी होली माउंटेन भी था जो सेंट्रल प्लेन्स के सेंटर ईस्ट पार्ट में होता है जो येलो रिवर और वेन रिवर से घिरा हुआ था और एशियन टाइम पे ये वो प्लेस माना जाता है जहाँ पे सूर्य का जन्म हुआ था। साथ ही माउंटेन ताई इतना आइकॉनिक है कि ये हिस्ट्री में भी काफी रिच है जिसकी हिस्ट्री 3 स्ट्रॉन्ग रूलर और 5 एम्प्रेस के टाइम से जुड़ा हुआ था जो लगभग क्लोज टू गॉड था। यहाँ तक कि माउंटेन ताई पर चढ़कर गॉड्स के लिए बलि चढ़ाई जाती थी, चाहे फिर वो किन एम्प्रर हो, हान एम्प्रर हो या बू जो ग्रेट टैलेंटेड डायनेस्टी थे। उन सभी लोगों ने माउंटेन ताई के ऊपर काफी आइकॉनिक सेरेमनीज को स्टार्ट किया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि एशियन टाइम पे माउंटेन ताई पर 72 एम्प्रर वर्शिप करते थे। साथ ही माउंटेन ताई पे अलग अलग सेंट एम्प्रर्स अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो किया करते थे जिसके कारण ये जो माउंटेन था एशियन टाइम से ही काफी मिस्टीरियस था। जिसके बाद न्यू जनरेशन ने इस माउंटेन ताई की काफी खोजें की और 20 साल पहले जनरल मा होंग कुई को अपनी आर्मी के साथ माउंटेन ताई के नीचे लकीली एक 5 कलर की मड की एल्टर मिली जिसके अंदर जेड स्क्रोल के 2 सेट मिले थे। इस स्क्रोल को पत्थर की मिट्टी और गोल्डन रस्सी से सील कर दिया गया था और इसे जमीन के नीचे छिपा दिया गया था। साथ ही किन डायनेस्टी से आज तक ये अभी भी एक सीक्रेट है। जो सभी एफएन और बाकी के लोग भी अगले दिन माउंटेन ताई पे चढ़ने के लिए पहुंच गए होते हैं। कुछ लोग माउंटेन ताई पे फर्स्ट टाइम चढ़ने वाले थे और वो इस शौकीना आइकॉनिक माहौल को महसूस कर सकते थे। ये माउंटेन ऐसा लग रहा होता जैसे हेवन पे जाने का रास्ता हो और एक रिच एनर्जी महसूस कर सकते थे जो इनके दिल को झकझोर देने वाली थी। साथ ही चौंकाने वाला एहसास उनकी सोल को कांपने पर मजबूर कर रहा होता है। साथ ही यहाँ पे जाते हुए एशियन टाइम की बातों पे भी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे ली जियाओ मैन और कैड साथ साथ चल रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं जहाँ ली जियाओ मैन उसे समझा रही होती है आसपास की चीजों के बारे में, क्योंकि वो अमेरिका से था तो ऑब्वियसली वो इन चीजों के बारे में ज्यादा जानता नहीं था लेकिन क्यूरियस बहुत था। दूसरा लीविन जी यहाँ पे अजीब तरीके से ए फैन को देख रहा होता है। दूसरा ये फैन तो उसे एकदम इग्नोर मार देता है। वास्तव में ये फैन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता था। दूसरा ये फैन पहले से ही येलो एम्प्रर इनर कैनन को पढ़ रहा था और जब वो सुनता है कि यहाँ पे सेंट वर्शिप करते थे तो अचानक ही उसके दिमाग में एक बेतुका सा थॉट आ गया होता है कि क्या सच में यहाँ पे कोई एशियंट सिविलाइजेशन हो सकती है जो इस टाइम पे माउंटेन ताई को होली लैंड के तौर पर मानती थी। जो देखकर हालांकि वो तुरंत ही अपना सिर हिला देता क्योंकि उसे ये बेतुका और बेकार सा थॉट लग रहा होता है। दूसरा जो माउंटेन ताई होता है वो देवदार के पेड़ों से ढका हुआ होता है और कई बहते हुए झरने और काफी आइकॉनिक स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे होती है। साथ ही मिस्ट वाले बादलों के साथ मिलाकर ये काफी सीक्रेट और डीप लग रहा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं आप काफी ज्यादा एशियंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस को देख सकते थे। यहाँ सैक्रिफाइसर लैंड को लेकर ताई टेम्पल और हेवन तक और पीक तक देख सकते थे। जिसके बाद शाम होते होते ये माउंटेन ताई के पीक पर पहुंच गए होते हैं और जब वो नीचे देखते तो उन्हें लगता
लगता है जैसे सब कुछ सिर्फ चींटी के बराबर है। इस टाइम तक सूरज अब वेस्ट डायरेक्शन में अस्त हो रहा होता है और सोने की चमक चारों तरफ बिखरी हुई होती है और वो इस सीन को एंजॉय करते ही ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने कुछ ब्लैक डॉट दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने बड़े होते जा रहे थे और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी। आसमान से 9 जायंट मेटेरॉइड लंबे ब्लैक रिवर की तरह माउंटेन ताई की तरफ बढ़ने लगते हैं और हर कोई हैरान था। किसी के चेहरे पे भी स्माइल नहीं थी, बल्कि वो सभी लोग डरे हुए होते हैं। ये वास्तव में वही 9 ड्रैगन डेड बॉडीज होती हैं जो एशियंट कॉफिन को लेकर माउंटेन ताई की तरफ बढ़ रही थी। ड्रैगन एक हिस्टोरिकल ओरिजिन था जिसके बारे में कोई भरोसा नहीं कर सकता था। सभी लोग यहाँ सदमे में होते हैं और सांसें रुक चुकी होती हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद माउंटेन ताई पूरी तरीके से उबल चुका होता है। लोग घबरा गए होते हैं और ड्रैगन डेड बॉडी से बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। दूसरे ये 9 ड्रैगन कॉफिन को लेकर सीधा ही माउंटेन ताई पर उतरते हैं और खतरनाक चीखें चारों तरफ गूंज पड़ती है। साथ ही जो ड्रैगन होते बहुत तेजी से माउंटेन ताई के ऊपर गिरे हुए होते हैं, जिससे पूरा का पूरा माउंटेन ताई हिल गया होता है। साथ ही जो 9 ड्रैगन थे ये 9 माउंटेन रेंज की तरह लग रहे होते हैं। चारों तरफ बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगती हैं। मिट्टी से निकले हुए पत्थर हर जगह पर उतर जाते हैं और रेत चारों तरफ बह गई होती है। जिसके बाद ये जो कॉफिन होता है माउंटेन ताई पे कैंग की आवाज के साथ टूटकर गिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे माउंटेन में मानो भूकंप आ गया हो। यहाँ तक कि बहुत से लोग इन निकली हुई चट्टानों से घायल हो चुके होते हैं और हर जगह चीखें गूंज उठी होती हैं। ये जायंट ड्रैगन बॉडीज जो 100 मीटर लंबी होती हैं, इनकी बॉडी के ज्यादातर हिस्से माउंटेन चोटी पर पड़े हुए होते हैं तथा ये बिल्कुल स्टील बॉडी की तरह काफी चौंकाने वाली पावर और ऑरे को शो करे होते हैं। यहाँ तक कि माउंटेन ताई की जेड एम्पायर पीक पर टूटी हुई दरारें पड़ी हुई होती हैं और एक 20 मीटर लंबा सादा सीधा कॉफिन वहाँ पे पड़ा हुआ होता है जिसके पैटर्न साइन हो रहे होते हैं और मिस्टीरियस और चारों तरफ घूम रहा होता है। साथ ही सब कुछ अचानक हुआ था और जो कुछ भी सामने था वो हर किसी की इमेजिनेशन से परे होता है। कोई भी विश्वास ही नहीं कर रहा था। हालांकि 9 ड्रैगन डेड बॉडीज और कॉपर कॉफिन उनके सामने था और ये एकदम सच था जो चीख चीख के बता रहा था कि हम ओरिजिन में हैं। लेकिन इस चीज ने सभी के थॉट को एकदम नष्ट कर दिया होता है। चारों तरफ अफरा तफरी होती है। एफएन का ग्रुप अभी तक भागा नहीं था और पीक के शांत होने तक सभी लोग इकट्ठा होते हैं। साथ ही ये लोग जमीन पर गिर गए होते हैं, लेकिन किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। हालांकि कुछ हल्की फुल्की चोटें थी जो हाथों पैरों पे होती हैं, लेकिन चेहरे पर सदमा और अनबिलीवेबल इंप्रेशन। 9 ड्रैगन डेड बॉडीज उनके सामने और ये जो कॉफिन था एक झटके की तरह। काफी देर के बाद लिन जिया कहती है चलो हमें माउंटेन पीक से नीचे चलना चाहिए और सभी से हिलाकर तुरंत ही माउंटेन पीक के नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो माहौल था काफी डरावना था। हालांकि जैसे ही सभी लोग जाने वाले होते ली ज़ियाओमैन आगे की तरफ इशारा करते हुए कहती वो क्या है और दरार वाली जमीन से जेट स्लिप का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा होता है जो डूबते हुए सूरज की रोशनी को परिवर्तित कर रहा होता है। हालांकि सभी लोग थोड़ा डरे हुए होते लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं और 1 मीटर चौड़ी दरार को देखते हैं जहाँ पे एक गोल एल्टर का कोना दिखाई दे रहा होता है जिस पर जेट स्लिप का एक टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा होता है जो कि किसी बुक जैसा लग रहा था। तभी सभी तुरंत ही कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या वहाँ पे कुछ नीचे दबा हुआ है। ये जो गोल्ड एल्टर था ये ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यह 5 अलग अलग कलर के अजीब मिट्टी से बना हुआ था। साथ ही अननोन टाइम के औरे से भरा हुआ था और अननोन था कि कब से ओरिजिन में था। वांग जीवन तुरंत ही चौंकते हुए कहता देखो आगे कुछ और भी है और वो आगे की दरार की तरफ इशारा करता है जो 2 मीटर चौड़ी थी और वहाँ पे 5 कलर की एक एल्टर होती है जिसके अंदर भी एक ऐसी टूटी हुई जेट स्लिप थी जिसपे काफी सारे अजीब और हार्ड वर्ड लिखे हुए थे जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। जो देखकर सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं क्या वास्तव में ये हेवन के लिए सैक्रिफाइस और बलि चढ़ाने वाले एल्टर्स हों। साथ ही यहाँ पे जो 5 कलर की एल्टर के बीच में बुक को सील किया गया था वो ईस्ट हान डायनेस्टी के वानगू की व्हाइट टागर टोंगी बुक में बताई गई चीजों के जैसा था। इसे गोल्डन मड और सिल्वर रस्सी से सील किया गया था। कुछ ही पलों में सभी लोग इसे देखकर चौंक गए होते हैं। साथ ही इन बड़ी दरारों के बीच 5 रंग की एल्टर्स होती हैं जो काफी क्वांटिटी में थी या कहे तो इनमें से दर्जनों, जो कि साफ बता रही थी कि अनगिनत सालों से ओरिजिन में थी। साथ ही जो जेट प्लेटेड होती हैं उनमें एशियन वर्ड होते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल था। उन्हें लग रहा होता कि शायद इस कॉपर कॉफिन ड्रैगन और इन एल्टर के बीच में कोई रिलेशन हो। जो सभी फैन जो अजीब बुक्स पढ़ने को पसंद करता था वो दूसरों के कंपैरिजन में इन चीजों के बारे में ज्यादा जानता था। वो तुरंत ही कहता क्या ये वास्तव में 3 रूलर और 5 एम्प्रेस और 72 किंग्स के एशियन टाइम के सैक्रिफाइस के सेरेमनी के कारण हो सकता है। क्या ये मिथ सच था? लेकिन इतनी सारी 5 कलर की एल्टर्स कैसे हो सकती हैं? साथ इनमें से ज्यादातर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट थे। यहाँ पे सभी को पीछे हट जाना चाहिए था लेकिन वो इससे अनजाने में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और कॉपर कॉफिन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। वो तुरंत ही कहते हैं कोई खतरा नहीं लगता, ये ड्रैगन डेड बॉडीज हैं। काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद सभी के दिल का डर कम हो गया होता है जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं देखो इस बड़े एल्टर के नीचे भी एक एल्टर है, बड़े गड्ढे के नीचे और एशियंट कॉपर कॉफिन के नीचे एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था
और सभी लोग कॉपर कॉफिन के दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। उन्होंने देखा था कि नीचे दरार के बीच 20 मीटर लंबे कॉफिन को एक एल्टर मजबूती से सहारा दे रहा था, जो पत्थरों से बना हुआ था। साथ ही ये बहुत बड़ा होता है, जो अदर 5 कलर के एल्टर से अलग था, और ये माउंटेन पीक के बिल्कुल सेंटर में होता है। साथ ही इस आसमान से गिरे हुए कॉफिन का जो इफेक्ट था वो बहुत बड़ा था, लेकिन उस शेल्टर में जरा सा भी नुकसान या क्रैक नहीं था, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस शेल्टर को किस अजीब पत्थर से बनाया गया होगा। साथ ही इस शेल्टर के अंदर कॉपर कॉफिन के अलावा कई अजीब जेट टुकड़े होते हैं और जेट स्लिप होती हैं, जो स्टोन की होती है और अलग अलग चीजों की, जिसमें एक एशियन टोरा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे ये सभी मिस्टीरियस सिंबल्स हेवन से आए हों। तभी ये फैनो जो ही तुरंत कहते चलो यहाँ से जल्दी से चले जाएं, जो सुनकर सभी लोग सहलाते और तुरंत यहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भले यहाँ पे इनफाइनाइट सीक्रेट हो, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो खोज सकते थे। और वैसे भी ड्रैगन की डेड बॉडीज उन्हें काफी ज्यादा डरा हुआ महसूस करा रही थी। हालांकि जैसे वो मुड़कर जाने वाले होते हैं, एक लड़की चीख मारती है, क्योंकि एक बड़ा पत्थर उसके पैरों के नीचे से लुढ़क कर गड्ढे में जाकर गिर जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। तभी सभी लोग तुरंत कहते हैं ध्यान से, और एक लड़का तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और खींच लेता है। दूसरा जिस पत्थर पर उसने पैर रखा था वो गड़गड़ाहट की आवाज करते हुए लुढ़कते हुए एक धमाके के साथ 5 कलर के अल्टर से जाकर टकरा जाता है, और उस अल्टर से अचानक ही 5 कलर का लाइट तेजी से ऊपर की तरफ निकलता है, और सभी की बॉडी में एक बहुत बड़ी पावर का एहसास होता है। उनके पैर ऐसे लग रहे होते जैसे शीशे से बंधे हुए हों, और वो एक भी कदम चलने में कैपेबल नहीं थे। इस पीक के ऊपर ऐसा लग रहा होता जैसे मानो पूरी दुनिया ही घूम रही हो, जिसने सभी को हिला कर रख दिया था। जिसके बाद लोगों का ये पूरा ग्रुप एल्टर पर गिर जाता है, हर कोई डरा हुआ और सदमे से भरा हुआ होता है। साथ ही सभी लोग यहाँ पे जेट बुक्स के ढेर में गिर चुका होता है, और जोर के धमाके के साथ ये एल्टर अस्त व्यस्त हो गया होता है। जो कॉपर कॉफिन होता है वो एक तरफ पड़ा था, जिसमें हर एक कॉपर के दाग देखे जा सकते थे। साथ ही वो लोग इस कॉफिन कितने नजदीक थे कि वो हाथ बढ़ाकर उसे टच कर सकते थे, लेकिन अचानक उन्हें अपनी पूरी बॉडी पर ठंडक महसूस होती है। साथ ही इस टाइम पे सभी लोग अपने आसपास चारों तरफ एक एशियन टोरे को महसूस करते हैं। वो तुरंत ही कहते क्या ऐसा हो सकता है कि इस कॉफिन या ड्रैगन को इस शेल्टर द्वारा बुलाया गया हो। तभी इस सॉफ्ट लाइट के साथ अचानक ही कुछ ब्रेक होने की आवाज सुनाई देती है, और जेड स्टोन के स्लैब अचानक ही टूटने लगते हैं, जिससे लाइट की रेज निकलने लगती है। ऐसा लग रहा था एशियन बर्ड अपने आप ही ग्लो हो रहे हों और हवा के बाहर निकलकर तैरने लग गए हों। जिसके बाद जेड ब्लॉक और स्टोन की स्लिप हवा के झोंके के साथ राख में बदल जाती हैं, और इस जायंट एशियन कॉफिन के चारों तरफ हजारों एशियन मिस्टीरियस बर्ड घूमने लगते हैं, जिससे मेटल की चमक और बनावट दिखाई देने लगती है। जिसके बाद टूटने की आवाजें फिर से आती हैं। दूसरे जेट पीक के ऊपर अभी ऐसे कुछ लोग थे जो अभी भी यहाँ से भागे नहीं थे। वो एफएन के ग्रुप को नीचे शेल्टर में गिरता हुआ देखकर घबरा गए होते हैं, और तुरंत ही भाग जाते हैं। अफरा तफरी मच गई होती है। उसी टाइम पे आसमान में चमकते हुए वर्ड धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं, और एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जो काफी मिस्टीरियस लगते हुए कांप रही होती है। साथ ही 9 ड्रैगन डेड बॉडीज को भी ढकने लगता है, जो देखकर एक डिसेबल तुरंत ही कहता मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी हिल भी नहीं पा रही। यहाँ सभी के लिए हिलना डुलना मुश्किल था। उनके दिलों में डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पे इस टाइम पे लगभग 8 ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हवा में बनी हुई होती है, जिसके सामने 2 इन यांग फेस एक दूसरे को गले लगा रही थी। और इस टाइम तक जहाँ साइंस इतने हाई लेवल पर डेवलप हो चुका था, इन यांग के बारे में अभी भी कोई ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाया, ना ही आया 8 ट्रायंगुलर फॉर्मेशंस के बारे में। यहाँ तक कि माउंटेन ताई का जो ये डायग्राम होता है, ये अभी भी सभी के लिए सीक्रेट था। साथ ही इस टाइम पे ये फैन और बाकी के लोगों ने इस डायग्राम का सामना अपने सामने किया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये टाइम और प्लेस से रिलेटेड कोई चीज हो। ये जो 8 ट्रायंगुलर फॉर्मेशन होती है, ये स्टार्स उनकी स्पीड और उनकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एफएन तुरंत ही कहता है ये डायग्राम ये तो अपने आप में सीक्रेट है, इसे कैसे बनाया जा सकता है? इसका यूज तो केवल मिथ में ही था, साथ ही इसके कोई भी सबूत नहीं थे। इस टाइम पे वो ताइची डायग्राम को देखकर एकदम हैरान हो गया था। साथ ही 8 ट्रायंगुलर जो डायग्राम होता है, इसके अलग अलग जो लेवल होते हैं, यहाँ की प्लेसेस उसे डिवाइड किया गया था। कियान, कुन, जुन, दुई, जैन, झैन, ली और कान में हर के अंदर एक अपना अपना लाइट और अपना अपना सिंबल था, जैसे कि मिस्टीरियस एशियन एंगल्स का कोई एक ग्रुप चमक रहा हो। साथ ही ताइची डायग्राम के अंदर जो ये इन यांग फेसेस होती हैं, ये अजीब गेट की तरह थी, जो लगातार कांपते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और धीरे धीरे एक क्रैक को खोलते हुए मानो वे दूर किसी अननोन स्टार से जुड़े हुए हों। जिसके बाद एक चमक साइन होती है और एक ट्रायंगुलर डायग्राम कई हार्ड फॉर्मेशन के बदलाव के बाद एक ही टाइम पे चमकने लगता है, जिससे एक शानदार रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और बुम की आवाज आती है। यहाँ तक कि 2 इन यांग फेसेस भी एक साथ ओपन हो जाती हैं, जिससे चमकदार लाइट के साथ एक स्टार स्काई पाथ भी देखा जा सकता था। इन यांग फेसेस पूरी तरीके से एक गेट की तरह ओपन हो गई थी, जो मिस्टीरियस पाथ लग रहा होता है। ये अननोन था कि ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन सामने का जो गेट था वो बिल्कुल अंधेरा। उसी टाइम पे माउंटेन ताई के ऊपर जो 9 ड्रैगन लाशें होती हैं, वो भी कांप उठती हैं
और कॉपर कॉफिन से भी एक क्लैंक की आवाज आती है और वो हिलने लगता है। साथ ही ये फैन और बाकी के लोग जो इस कॉफिन से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और सदमे में होते वो चिल्लाने लगते हैं। यहाँ तक कि कई लड़कियां तो रोने भी लगी होती हैं। वो तुरंत ही कहते हैं मदद करो मदद करो। इस तरह सभी लोग काफी ज्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में थे। उसी टाइम पे जो कुछ लड़के होते हैं जो अभी भी खुद को कंट्रोल करने में कैपेबल थे, वो इस कॉपर कॉफिन को देखकर हैरान हो गए होते हैं, जिसका ढक्कन वास्तव में हिलने लगा था, जिससे उसमें एक बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा होता है और एक अजीब सा ऑरा फैल रहा होता है। जिसके बाद कॉपर कॉफिन हिलता है और एक ढक्कन नीचे गिर जाता है और एक इनविजिबल पावर सभी को कॉपर कॉफिन के अंदर खींच लेती है। सभी को लगता है जैसे दुनिया घूम गई हो, सब कुछ काला, और सभी कॉपर कॉफिन के अंदर एंटर हो जाते हैं। अभी भी केवल चिल्लाने की आवाज सुनी जा सकती थी, मदद करो। कुछ लोग तो डर के मारे रो चुके होते हैं, लेकिन तभी आती है टकराने की आवाज। चट्टान पे जो 9 ड्रैगन डेड बॉडीज होती हैं वो भी हिल रही होती है और उसी टाइम पे कॉपर कॉफिन के ढक्कन से जोरदार आवाज आती है और वो वापस से अपनी प्रीवियस सिचुएशन में आ चुका होता है। और इसके बाद जो ये 9 ड्रैगन डेड बॉडीज होती है वापस से आसमान में उड़ गई होती है। हालांकि इनमें अभी भी लाइफ के कोई भी लक्षण नहीं होते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये ड्रैगन अभी भी किसी अजीब चीज से जुड़े हुए हैं जो इस कॉपर कॉफिन को खींच रहे हैं। जिसके बाद ये उसी मिस्टीरियस पाथ की तरफ होते हुए इंटर हो जाते हैं। पूरा माउंटेन टाई भी कांप रहा होता है। जिसके बाद माउंटेन टाई के ऊपर 5 कलर डिवाइन लाइट साइन होती है जो हेवन और अर्थ को जोड़ती हुई लग रही थी। जिसके बाद जैसे जैसे सूरज अस्त होता है, माउंटेन टाई की पीक में ये लाइट भी धीरे धीरे गायब हो जाती है और जो ताई ची डायग्राम यहाँ पे बना हुआ होता है वो भी गायब हो गया होता है। यहाँ तक कि ताबूत को खींचने वाले जो ड्रैगन थे वो भी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे और एल्टर से जुड़े हुए सभी स्टोन टैबलेट्स वो राख में बदल चुके होते हैं और हवा के चलते ही ये राख भी गायब हो जाती है। साथ ही यहाँ पे माउंटेन ताई सभी का फोकस पॉइंट बन गया होता है, लेकिन इसका ये फैन और बाकी के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों एशियन कॉपर कॉफिन के अंदर का जो पार्ट होता है वो एकदम काला होता है और यहाँ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो बिल्कुल जमने की कगार पर होती हैं और जोर जोर से रो रही होती हैं। सभी अपने दिल को दबाकर पूरी तरीके से शांत होने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत ही कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कौन बचा सकता है, क्या हम सचमुच इस कॉफिन के अंदर फंस गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लोग लगातार फोन डायल कर रहे होते हैं, लेकिन अब नेटवर्क ही नहीं था। बस ये इसमें गेम डाउनलोड करके गेम खेल सकते थे। ओह सॉरी, नेटवर्क नहीं तो गेम भी डाउनलोड नहीं होगा। तभी जोई जो काफी शांत होता है तुरंत ही कहता है सब लोग डरो मत, हालांकि हम अभी बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन माउंटेन ताई में होने वाली ये चौंकाने वाली घटना सभी लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट करेगी और जल्दी हमें कोई बचाने के लिए आएगा। तभी वांग जीवन भी तुरंत कहता है जो ई सही कह रहा है, घबराओ मत और शांत रहो। जो देखकर बाकी के लोग भी दिल में तसल्ली रहते हुए कहते हैं ठीक है, वास्तव में कोई ना कोई हमें बचाने के लिए जरूर आना चाहिए। वैसे भी अगर हम यहाँ कितना भी डरे ये बेकार होगा। और ये लिंजिया होती है जो काफी आराम से बात करती है, हालांकि वो घबराई थी लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। लेकिन सभी में ये फैन उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। वो चुपचाप बैठकर ताइची डायग्राम के बारे में सोच रहा होता है और उस मिस्टीरियस बात के बारे में जो अचानक से सामने अपेयर हुआ था। वो यही सोच रहा होता कि क्या वास्तव में वो अभी भी उसी पीक पर है। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक बुरा एहसास होता है। साथ ही मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट की रोशनी में वो बड़ी मुश्किल से डरे हुए लोगों के चेहरे को देख सकता था। कई के तो चेहरे पीले पड़ चुके होते और वो कांप रहे होते हैं। जो सब ली जियाओमैन जो कुछ ही दूरी पर थी वो अपने घुटनों को गले लगाकर बैठी हुई होती, हालांकि उसका चेहरा पीला था लेकिन वो काफी शांत दिख रही थी। और उसके बगल में कैड नाम का लड़का बैठा हुआ होता है और दोनों धीमी आवाज में अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं। जो सब लियो जी के हाथ तो कसकर बंद होते हैं और उंगलियां सफेद हो गई होती हैं। ऑब्वियसली वो घबराया हुआ था, लेकिन उसने डर के कोई भी लक्षण नहीं दिखाए थे। और ऑब्वियसली यहाँ पे उपस्थित सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन वो ये नहीं कह सकते थे कि वो डरे हैं। साथ ही यहाँ पे जो लोग गिरे हुए थे, अगर उनकी क्वांटिटी को काउंट किया जाए तो वो लोग गिनने लगते हैं 1 2 3 28 29 30। जब वो 30वें पर्सन के पास पहुंचते हैं तो गिनती गिनने वाला जो लड़का होता है वो अचानक ही कांप उठता है, क्योंकि टोटल 33 डिसेबल थे, जिसमें जो 3 लोग थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे क्योंकि वो विदेश में पढ़ते थे। बाकी के 5 लोग किसी स्पेशल कारण से यहाँ पे नहीं आ पाए थे। साथ ही जब वो माउंटेन ताई पर आए तो 3 छात्र पहले ही लौट चुके थे और उनमें से केवल 28 लोग माउंटेन टाई में पहुंचे थे। और अगर कैड को काउंट किया जाए तो केवल 29 लोग होने चाहिए। तो फिर इस टाइम पे यहाँ पे 30 लोग कैसे हो सकते हैं? और इस टाइम पे 30वें पर्सन को देखते हुए सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे और रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई थी। वो तुरंत ही कहते हैं एक एक्स्ट्रा पर्सन कैसे हो सकता है, कौन, ये कौन है? हर कोई यहाँ अपने आसपास लोगों को डर से देख रहा होता है। उन्हें डर था कि कोई अनजान चेहरा उनके सामने ना आ जाए। सभी लोग जो जान पहचान वाले होते हैं एक दूसरे के क्लोज आ गए होते हैं और वो देखते हैं कि एक अनजान पर्सन है जो कि कोने में झुका हुआ है। तभी वो तुरंत ही कहते हैं आप कौन है, आप इंसान है या भूत? आगे का इस कॉफिन के अंदर कोई भी हो सकता है। तभी अंधेरे में खांसी की आवाज आती है और ब्लैक फिगर धीरे धीरे अपनी बॉडी को हिलाती है और धीमी आवाज में बोलती है भूत। जैसे ही कॉपर कॉफिन में आवाज आती है गूंज उठती है और सभी की बॉडी सिर से पैर तक ठंडे हो चुके होते, बाल खड़े हो चुके होते हैं और एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें कवर कर लिया होता है। सभी को लगता है जैसे वो आइस के तहखाने में डाल दिए गए हों। लड़कियों के तो कान फट गए थे। दूसरी तरफ
ये आवाज थोड़ी कमजोर होती है। यहाँ तक कि वो ब्लैक फिगर जो होती है वो काफी थकी हुई लग रही थी। वो तुरंत ही कहती है जगह भूत है। जिसके बाद वो फिगर खड़े होते हुए कहती है भूतिया जगह है, क्या तुम सब भी कॉपर कॉफिन के अंदर ही हो? और वो धीरे धीरे खड़े होकर उलझन भरे सवाल पूछती है और आवाज धीरे धीरे मजबूत होती है। उस व्यक्ति को खड़ा होते हुए देखकर अनायास सभी लोग पीछे हट गए होते हैं, क्योंकि जैसे ही काली फिगर आगे बढ़ती है वो बात कंटिन्यू करते हुए कहती है मैं हूँ, हालांकि मुझे मेरा नाम याद नहीं, शायद मुझे पैंगबो कहा जाता है। जो देखकर सभी लोग फोन उठाते हुए कहते हैं रुको, हमारे पास मत आना। ए फैन भीड़ से अलग होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तुरंत ही कहता है क्या आप वास्तव में पैंगबो हैं? अंधेरे में मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकती है और पैंगबो जो होता है वो यूनिवर्सिटी में ये फैन का सबसे अच्छा फ्रेंड था। किसी पर्सनल रीजन से वो यहाँ पे असेंबली में या की गैदरिंग में आ नहीं पाया था और अब जब सबके सामने वो आए तो सभी को शक हो रहा था। वो तुरंत ही कहता मुझे यकीन नहीं होता, पैंगबो तो कभी भी असेंबली या गैदरिंग में नहीं आया, तो तुम कौन हो? किसी ने पीछे कांपती हुई आवाज में कहा। आखिरकार एक पर्सन जिसे वहां नहीं होना चाहिए वो कॉपर कॉफिन के अंदर कैसे हो सकता है? तभी वो फिगर तुरंत ही कहता बेशक मैं पैंगबो हूँ, क्या आप में से किसी के पास पानी है? मैं प्यास से मर रहा हूँ। तभी सभी लोग तुरंत ही कहते तुरंत रुक जाओ। अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ था, जो सुनकर पैंगबो के पास रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए यूनिवर्सिटी के टाइम की कुछ बातों को बताने लगता है। तभी ये फैन कहता है मुझे विश्वास है कि तुम पैंगबो हो। जिसके बाद वो पैंगबो के पास जाता है और एक दूसरे को उन्होंने बहुत दिनों से देखा था, जिसके कारण वो कसकर उन्हें गले लगा लेते हैं। वो तुरंत ही कहता है पहले तो मैं घर की प्रॉब्लम के कारण समय पर इस असेंबली में गैदर नहीं हो सका था, बाद में मैंने सुना कि सभी लोग माउंटेन थाई जा रहे हैं, तो मैं अपने मामलों को निपटाने के बाद सीधा यहाँ पे आ गया। पैंगबो फैन द्वारा दी गई मिनरल वाटर की बोतल से एक घूंट पानी पीता है और इस कॉफिन के अंदर इंटर होने की कहानी सुनाता है। वो बताता है वो रॉक बे से माउंटेन ताई के ऊपर आया था, लेकिन तभी जब ये ड्रैगन गिरे तो वो माउंटेन ताई से भागा नहीं बल्कि एक पेड़ के साथ लिपट गया था और माउंटेन ताई के शांत होने का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो बताता है कि एक पावर ने उसे भी इस कॉफिन के अंदर खींच लिया, जहाँ उसने सभी लोगों को उस गड्ढे के अंदर गिरते हुए देखा था और वो भी उस गड्ढे के अंदर चला गया था क्योंकि वो हिलने में कैपेबल नहीं था और इसके बाद अंदर आने के बाद वो बेहोश हो गया। तभी वो लोग तुरंत ही कहते हैं हमें खुद को बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा। ली जाओमैन का तो चेहरा पीला होता है और वो काफी डरी हुई बाकी लड़कियों को देख रही होती है। तभी जोवी कहता है सभी लोग एक साथ रहो और अलग होने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद सभी लोग एक साथ आकर अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को चेक करने लगते हैं। जब वो देखते हैं तो थोड़ी ही दूरी पर कॉपर के कॉफिन के पास वो धुंधली नक्काशी देखते हैं, जहाँ पे क्रूअल 9 हेडेड डिवाइन बर्ड पंख फैलाए ऊपर आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा था। तो वहीं एक जायंट बीस्ट भी दिखाई देता है जिसकी पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग फेदर से ढकी हुई थी और वो भी दहाड़ रहा था। ये जो नक्काशियां थी हर एक कलर से जंग से लिपटी हुई थी। साथ ही ये जो नक्काशियां होती हैं ये क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज में दर्ज एशियन बीस्ट थे, जैसे ताओ टाई, क्योंग क्यू और बियान जैसे जायंट बीस्ट जो अपने आप में सभी को डराने वाले थे। यहाँ पे अंदर चलने पर लोगों की कई नक्काशी मिलती है, एशियंट लोग, एशियंट गॉडेस, गॉड्स और अजीबो गरीब नक्काशियां जिन्हें घने तौर पर पैक किया गया था। साथ ही साथ चारों तरफ स्टार बितरे हुए होते हैं और ये एक स्टार चार्ट की तरह लग रहा था। ये जो कॉपर कॉफिन था 20 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है और लोगों ने जो नक्काशी देखी वो इस कॉफिन का केवल एक कोना बस था। इसीलिए लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था इस कॉफिन के डीप एरिया में और भी कुछ खतरनाक हो सकता है। तो चलो गाइस, इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होने वाला है। तो बाय बाय फ्रेंड फैमिली।